नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह एक नया फिजिक्स का टॉपिक लेकर सिलेबस के अनुसार चलता हुआ आपके बीच में हाजिर हूं। टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार मैं अनुरोध करूंगा उन सभी बच्चों से जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और लगातार वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप पहला और दूसरा चैप्टर है उसको क्रमबद्धता से अध्ययन करके आए। उसके बाद इस तीसरे चैप्टर के अंदर आप प्रवेश करें, ताकि ये जो टॉपिक, ये जो क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं, जो भी ये फॉर्मूले वगैरह आ रहे हैं, ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। जो भी मेथड वगैरह जो भी हमने पीछे पढ़ा है वो चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो जाए। और चलते हुए टॉपिक को पढ़ना चाहोगे तो आसानी से नहीं समझ में आएगा। हाँ, जो बच्चे नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और दोबारा एक बार फिजिक्स के सिलेबस को रिवीजन में ले रहे हैं, उन बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि उन्होंने पूरे साल ये टॉपिक पढ़े हैं, इसलिए उनको तो आसानी से ये समझ में आ जाएगा। लेकिन जो नए बच्चे हैं, जो इस साल +1 से +2 में प्रवेश किए हैं, उन बच्चों के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ। और आपसे ये भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आगे से आगे, ताकि प्रत्येक बच्चे को इसका फ़ायदा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकें और प्रत्येक बच्चा इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा सके। ये आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। और वैसे आपने हमारा बहुत सहयोग किया है इस चैनल में, और मात्र 10-15 दिन के अंतराल में ये चैनल हमने शुरू किया, तो इसके दौरान जो हमें रिस्पांस मिला है इन 10-15 दिनों में, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी हमारे व्यूवर्स जो हैं उन सबको हम धन्यवाद देते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारा इसी प्रकार आगे भी सहयोग करेंगे और हम भी आपकी उम्मीदों पर पूर्णतः खरा उतरेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आगे की एक क्लास स्टार्ट करता हूं। देखो, हमने लास्ट क्लास के अंदर विद्युत विभव निकालना सीखा था, वो भी किसके लिए? आवेशित गोलीय कोश के लिए। ठीक है, आवेशित गोलीय कोश और चालक गोला कह दो, वो पॉइंट दोनों एक जैसा काम करेंगे, क्योंकि इनको चार्ज देंगे तो उनकी सतह पर आ जाएगा। और सेम प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ी थी, गाउस के जो एप्लीकेशन पढ़ी थी, गाउस लॉ की एप्लीकेशन, वहाँ भी हमने ऐसे कोई पॉइंट पढ़े थे जिसमें हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। वहाँ पर तो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, यहाँ हम विद्युत विभव निकालना चाह रहे हैं। तो विद्युत विभव निकालना चाह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पहले निकाल चुके हैं। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है जो तीसरे चैप्टर की शुरुआत से स्टार्ट होता है हमारे साथ। इस फॉर्मूले को यूज़ में लेते हुए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान रखते जाएंगे और विभव कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये आर त्रिज्या का गोलीय कोश लिया था, या चालक गोला कह सकता हूँ, ठीक है। और इसकी मैंने इसको क्यू चार्ज दिया, वो चार्ज इसकी सरफेस पर एकदम समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो मुझे विभव निकालना है, वही 3 कंडीशन हमने पढ़ी है। 3 कंडीशन कौन सी है? या तो बिंदु P आपको बाहर मिलेगा, या बिंदु P आपको सतह पर मिलेगा, या बिंदु P इस गोले के अंदर मिल सकता है, या कोश के अंदर मिल सकता है। तो ये तीनों कंडीशन है। तो जैसे बाहर वाली कंडीशन के लिए आपने विभव निकाला, तो बाहर हम जानते हैं कि बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोश के कारण इसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू यूज़ की है और इसको सरल किया। देखो, आर कैप डॉट डी आर को हम क्या लिखते आ रहे हैं? लगातार डी आर लिखते आ रहे हैं। समाकलन किया, रिजल्ट निकाला, इस प्रकार अपना ये उत्तर प्राप्त हो गया कि बाहर जो विभव है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार हम ये संबंध निकाल सकते हैं। और अगर सतह पर निकालना चाहें तो आर बराबर स्मॉल आर है, उसकी जगह हम कैपिटल आर वैल्यू रख देंगे, क्योंकि सतह पर स्मॉल आर किसके बराबर होगा? कैपिटल आर के बराबर होगा। तो सतह के लिए इस प्रकार हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ये सतह के लिए डायग्राम भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बना रखा है कि जब बिंदु P जो भी हम जो टारगेट पॉइंट ले रहे हैं, जिस पर हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं,
वो हमने सतह पर रख दिया, तो आर का मान कैपिटल आर के बराबर हो गया। अगर मैं अंदर की बात करूं कि गोले के अंदर निकालना हो, तो देखो यहाँ पर एक थोड़ी सी ये सीखने वाली बात ये थी, और इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, और ये भी एक नॉर्मल, मैं तो ये कहूँगा कि मैथ्स की प्रॉपर्टी है। हम सब जानते हैं कि ये यहाँ पर सीमा लगी हुई है और ई का समाकलन हो रहा है डी आर के सापेक्ष, तो साफ सी बात है कि जब समाकलन का जो फलन है वो सीमा के आधार पर चेंज हो रहा है, तो वहाँ सीमाओं का विभाजन करना पड़ता है हमें। तो ये चीज़ एक गणित की नॉर्मल प्रॉपर्टी है, जो हम गणित में पढ़ भी चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं तो आगे आ जाएंगी, कक्षा 12 के दौरान आप पढ़ लोगे, ज़रूर ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो मैंने ऐसा काम यहाँ पर भी किया है, क्योंकि मैं विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार अनंत से आर दूरी तक आना चाहता हूँ। फिलहाल ये जो आर दूरी है वो गोलीय कोष के अंदर चल रही है, तो जब मैं अनंत से चलकर इस आर दूरी पर आऊँगा तो रास्ते में मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज होने वाला है। ठीक है, आप सब जानते हो कि सर बाहर वाली साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होता है, अंदर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होता है, सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र कुछ अलग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार मैं इसको सीमाओं को निश्चित रूप से बांटने की कोशिश करूंगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र बदल रहा है, फंक्शन बदल रहा है सीमाओं के अनुसार, तो आपको सीमा बांटनी पड़ेगी। वही काम मैंने यहाँ पर किया, मैंने एक सीमा निर्धारित कर ली अनंत से कैपिटल आर तक, यानी अनंत से चलूंगा सतह तक आऊँगा, पहली सीमा मैंने ये निर्धारित की है। फिर उसके बाद कैपिटल आर से स्मॉल आर दूरी तक विस्थापित होंगे, तो अनंत से लेकर कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर, इस प्रकार हम इन सीमाओं को विभाजित कर सकते हैं। ये माइनस चिन्ह जो है ये फॉर्मूले के साथ ही चल रहा है। देखो बाहर वाली साइड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है गोलीय कोष के कारण, और अंदर हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। बस इतना सा अंतर है, और बाकी आप लोग इस कैलकुलेशन को आराम से करके देख सकते हो। और ये हमारा रिजल्ट आ गया। जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को देखकर मैं ये कहूँगा कि गोलीय कोष या चालक गोला कह दो, उसके अंदर विद्युत विभव उतना ही आ रहा है जितना सतह पर आ रहा है। इसका मतलब अंदर और सतह पर दोनों जगह विभव का मान समान है, वो भी एक समान रूप से विभव है अंदर और सतह पर। ठीक है, ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है। इस पर भी कोई क्वेश्चन, देखो परीक्षा में पर्सन आते हैं, वो पर्सन नॉर्मल पर्सन आते हैं, बस ये छोटी छोटी जो बातें होती है वो हम कई बार क्या होते हैं जल्दबाजी में इनको याद करना या इनको भूल जाते हैं, दिमाग से ये चीज़ें स्किप हो जाती है, जिससे हम परीक्षा में प्रश्न पढ़ते हैं तो थोड़े से घबरा जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, जबकि क्वेश्चन होता हमारी बुक से ही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान रखना होता है। और मैं बता देना चाहूँगा 2020 का जो इस साल का बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में ऐसे बहुत से क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, तो उस एग्ज़ाम के अंदर उसी बच्चे ने अच्छा पेपर अटैम्प्ट किया है, जिस बच्चे ने मतलब तसल्ली से तैयारी की है, टॉपिक को पूरा पढ़ा है। कई बार क्या होता है अपने नोट वगैरह लिखाते हैं तो बच्चे उनको इग्नोर कर देते हैं कि यार सर एक्स्ट्रा लिखा रहे होंगे, पता नहीं। टॉपिक से अगर संबंधित जो भी बातें हैं वो आपको पूर्णतः कंप्लीट पढ़नी चाहिए, तभी जाकर परीक्षा में आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, पर्सन होता वही है, लेकिन उसको जब पर्सन एग्ज़ाम में एग्जामिनर देता है तो उसको थोड़ा सा अलग उसकी लैंग्वेज चेंज कर देता है, उसका थोड़ा सा पर्सन को घुमा कर दे देता है, जिससे बच्चा थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाए। बस वहीं पर हमसे गलती होने के चांस रहते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसका ग्राफ भी हमने तैयार किया था विभव का दूरी के साथ। इस प्रकार ये 3 बाउंड्री बना ली थी हमने, अंदर की साइड, सतह की साइड और बाहर की साइड, 3 प्रकार की हमने सीमाएं बांध दी थी। ये अंदर का हिस्सा हो गया, ये सतह का हिस्सा हो गया, ये बाहर का हिस्सा हो गया। तो अंदर और सतह दोनों तरफ एक समान रूप से ये वैल्यू है, और बाहर की साइड में ये घटता जाता है। तो अधिकतम मान कहाँ होगा, इसके अंदर होगा, वो भी एक समान होगा, केंद्र पर भी और सतह पर भी एक समान होगा अंदर वाली साइड में। और न्यूनतम मान कहाँ पर होगा, इसका अनंत पर होगा। इस प्रकार हमने गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष कह दो, चालक गोला कह दो, बार बार मैं नाम बोल रहा हूँ, विद्युत विभव निकाल लिया था। और आज के इस नए टॉपिक के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ने से पहले अपना आज की जो हेडिंग है वो अपने यहाँ पर लगा लेते हैं। आज अपने को एक टॉपिक और मिलेगा, वो मिलेगा अचालक गोला। देखिए ज़्यादा आपको भ्रम में नहीं डालूंगा, बस सिंपल सा पॉइंट है और फटाफट इसको क्लियर करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें और गोलीय कोष वाले टॉपिक में बिल्कुल 2 पॉइंट एकदम समान है। जैसा मैंने गाउस वाले जो एप्लीकेशन पढ़ी थी वहाँ पर भी मैंने आपको बताया थी। ठीक है, ये बातें। तो अपना आज का पॉइंट क्या है, आज का पॉइंट है अपना अचालक गोले के कारण। किसके कारण, अचालक गोले के कारण, गोले के कारण विद्युत विभव, ये अपना पॉइंट है। ठीक है, गोला आवेशित है, ये ध्यान रखना, आवेशित है गोला,
आवेशित होगा तभी विभव उत्पन्न होगा, तभी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वगैरह आवेश कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज वगैरह वही यूज में लेनी है आप लोग जो बार बार हम यूज में लेते हैं। देखो इसमें क्या लैंग्वेज क्या यूज में लेंगे, मैं एक गोला लूँगा, कितनी त्रिज्या का गोला मानूंगा मैं, ये मैं मानूंगा कैपिटल आर त्रिज्या का, के अंदर क्या मानूं, इसको आर मानूं, ये गोला ले लिया अचालक गोला। ठीक है, कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला आपको नज़र आ रहा होगा। और इस गोले के लैंग्वेज अब मैं नहीं बताऊंगा, अब लैंग्वेज आप बनाओ। क्या, कैपिटल आर त्रिज्या का गोला, इसको मैंने क्यू आवेश दिया है, बस चार्ज कितना दे रहा हूँ मैं, इसको क्यू दे रहा हूँ, और अचालक गोले को चार्ज देते हैं तो ये चार्ज इसके पूरे आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। अब ऐसे टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, तो बार बार यही कहता आ रहा हूँ मैं, यही कहता आऊँगा लगातार कि आप पीछे के टॉपिक पूरे कंप्लीट करो। अचालक गोले पर मैंने चार्ज दे दिया, वो चार्ज इसके पूरे आयतन में समान रूप से फैल चुका है। ठीक है, अब आपके पास 3 पॉइंट होने वाले हैं, वही कि मुझे एक बिंदु लेना है, वो बिंदु में जो, जैसे ये बिंदु ले लिया मैंने P, ये बिंदु P इस गोले के बाहर स्थित है। बिंदु P कहाँ स्थित है, गोले के बाहर स्थित है। दूसरी कंडीशन, बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित है, अचालक गोले के बाहर स्थित है, पहले एक कंडीशन हो गई। फिर P गोले की सतह पर स्थित है, ठीक है, गोले की सतह पर स्थित है। और तीसरी कंडीशन P गोले के अंदर स्थित है। इस प्रकार 3 कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, गोले के बाहर, गोले की सतह पर, गोले के अंदर, तीनों कंडीशन में रिजल्ट दूरी के साथ क्या संबंध है, यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर से ज़्यादा है, और यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है। आप देख सकते हो तीनों पोजीशन के अंदर। अब देखो मैं ये बता देना चाहूँगा कि ये दोनों पोजीशन है ना, ये दोनों पोजीशन सेम है जो हमने पहले पढ़ी है। ठीक है, मतलब जो हम अगर बिंदु P अपना बाहर है तो बाहर की साइड में गोलीय कोश के कारण जो हमने इससे पहले वाली क्लास, मेरे नोट्स पेपर अभी नीचे रखा हुआ है इसके, ठीक है, मैं बता देना चाहूँगा, बस आपको और कुछ नहीं करना, आपको ज़्यादा ये टॉपिक याद करने में बहुत आसान होते हैं और एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो गोले के बाहर और सतह पर, सतह वाला वैसे भी इजी होता है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देते हैं। अगर गोले के बाहर पूछे तो आपके लिए वही संबंध लगाना है जैसे मैंने यहाँ लिखा था। देखिए ये मेरे पीछे वाली क्लास का नोट्स पेपर है, अभी मैंने इसकी रिवीजन भी करवाई है आपको। ये तो मैंने पढ़ा गोलीय कोश के कारण, किसके कारण, गोलीय कोश के कारण, कोई चेंज नहीं होने वाला, बस इसकी जगह नाम रख देना अचालक गोले के कारण। किसके कारण, अचालक गोले के कारण। और बाहर की साइड में सेम यही रिजल्ट आएगा, ये का ये रिजल्ट आएगा, यानी अचालक गोला हो या चालक गोला हो या गोलीय कोश हो, बाहर विभव का मान यही होता है। समझ गए बात मेरी, इसको सेम यही डेरिवेशन है, आप इसको दोबारा कर सकते हो। समझ में आ रही बात मेरी, मैं इसको यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी पहला पॉइंट मैं ये बता देता हूँ कि अचालक गोले के कारण बाहर जो विभव है उसका मान वही आने वाला है 1/4πε0 Q/R। ठीक है, सेम डेरिवेशन है, कोई चीज़ बदलनी नहीं है आपको, बस नाम बदलना है। गोलीय कोश हो तो गोलीय कोश लिख दो, चालक गोला है तो चालक गोला लिख दो, अचालक गोला है तो अचालक गोला लिख दो। और वही बात कि रिजल्ट ये निकल रहा है कि बाहर जो विभव है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। समझ में आ गई ये चीज़, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, आप आसानी से इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और नॉर्मल समाकलन सेम वही चीज़ है, आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं दोबारा भी करके बता दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बस मैंने बता दिया वही चीज़ है। अगर सतह पर निकालना हो तो स्मॉल आर की जगह क्या कर देना, कैपिटल आर कर देना, सतह पर भी वही रिजल्ट आएगा। अचालक गोले की बात कर रहा हूँ मैं, सतह पर भी वही रिजल्ट आएगा, बस जो चेंज होगा वो कहाँ होगा वो मैं बता देता हूँ, अंदर वाली साइड में, P गोले के अंदर हो, ये साइड आपको समझनी है, बस समझने वाली साइड यही है, गोले के अंदर हो। इसके पीछे ये चेंज क्यों हुआ, इस पहले वाले टॉपिक में यही क्यों बदला, उसके पीछे रीज़न क्या है, वो रीज़न ये रहा। ठीक है, अंदर वाली साइड सेम रहेगी, सॉरी बाहर विद्युत विभव वही आएगा जो हमने पहले पढ़ा है,
सतह पर विद्युत विभव वही आएगा जो हमने पहले पढ़ा है, लेकिन अंदर वाली साइड थोड़ी बदल जाएगी। वो साइड क्यों बदलेगी, उसका अंतर आपको साफ साफ दिखाई देना चाहिए मेरे हिसाब से, कि ये तो है गोलीय कोष और ये है चालक गोला। इसमें अंदर वाली साइड में चेंज क्यों होना है, क्योंकि इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं था, जो हमने पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं उस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। गोलीय कोष के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, वो चार्ज उसकी सरफेस सतह पर होता है, जबकि अचालक गोले के अंदर चार्ज उसके पूरे आयतन में होता है। तो साफ बात है कि अंदर जब आप विभव निकालोगे तो आपको इसके लिए एक अलग डेरिवेशन बनाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात मेरी? तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि अचालक गोले की, अगर अचालक गोले के बाहर विभव निकालना है तो सेम वही टॉपिक है, मैंने लिख दिया है सिमिलरिटी से। अगर सतह पे निकालना है तो सेम वही टॉपिक है, वो भी मैंने लिख दिया है। और ये मान आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि क्यू भी मैंने फिक्स माना है चार्ज, और आर इसकी रेडियस है गोले की, वो भी मैंने फिक्स मानी है फिलहाल, तो ये वैल्यू इसके लिए फिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब चलो मैं इसके अंदर बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं गोला बना लेता हूँ। ये लो गोला, इसका केंद्र क्या है O, त्रिज्या कितनी है R, चार्ज कितना दिया Q, कहाँ गया चार्ज, इसके पूरे आयतन में समान रूप से फैल गया अचालक गोले के अंदर। चलो जी, ये मैंने Q चार्ज दिया। ठीक है, अब मैं रेड पेन यूज में लेकर आपको वो बिंदु P दिखा देता हूँ। ये वो बिंदु P, ये बिंदु P कहाँ है, ये बिंदु P अचालक गोले के अंदर है। कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। और परिभाषा कहती है आप कहाँ से चलकर आओगे, अनंत से चलकर आ रहे हो। विभव की परिभाषा ये तो कहती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? विभव की परिभाषा क्या कहती है? विभव की परिभाषा ये कहती है, हम जानते हैं ये चीज़ क्या, कि V इज इक्वल माइनस अनंत से लेकर स्मॉल r E डॉट dr। अब बताओ मेरी बात, आप अंदर आ गए, अंदर आ रहे हो, कहाँ से चलकर आए हो आप, अनंत से। कितनी दूरी तक आ रहे हो, R दूरी तक। क्या रास्ते में विद्युत क्षेत्र बदल नहीं रहा है क्या? बदल रहा है, क्योंकि बाहर विद्युत क्षेत्र अलग होता है, सतह पर अलग होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही विभव का मान निकलेगा इस सूत्र के हिसाब से। यही सूत्र हम यूज में लेते आ रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र बदल रहा है सीमाओं के अनुसार, तो मुझे यहाँ पर सीमाओं को भी बदलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सीमाओं को दो टुकड़ों में बांटता हूँ। सेम वैसे ही सीमाएं बांटनी है आपने जैसे पहले वाले टॉपिक में बांटी है। तो ये अंदर की साइड में है, तो इसको मैं लिख देता हूँ V अंदर, विभव आ जाएगा, इज इक्वल, पहली सीमा लिखो, अनंत से कैपिटल R E डॉट dr, ये पहली सीमा प्लस का चिन्ह, और दूसरी सीमा कैपिटल R से स्मॉल r E डॉट dr, ये दोनों सीमाएं हो गई। बताओ ऐसा काम हमने किया है। ठीक है, सेम टॉपिक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए मेरे हिसाब से आप लोगों को। ठीक है, विमा इसमें सीमा को मैंने क्यों बांटा है, इसके पीछे रीज़न ये है। अगर इस बाउंड्री को देखूं, इस सीमा को देखूं, अनंत से कैपिटल R की बात करूं, तो शायद आप बाहर की साइड में हो, तो ये बाहर का हिस्सा है, विद्युत क्षेत्र बाहर का काम करेगा। और स्मॉल कैपिटल R से स्मॉल r की साइड देखो तो ये अंदर की साइड होगी, ये अंदर वाला विद्युत क्षेत्र काम करेगा। बताओ ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपके? ठीक है, इस प्रकार मैं इनकी सीमाओं को बांटकर अपने ये चीज़ निर्धारित कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें इनके मान रखने पड़ेंगे विद्युत क्षेत्र के। तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 से मुझे मान उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अचालक गोला है और अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है और अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। ये चीज़ तभी समझ में आएगी ना जब आप लोग दूसरा चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट करके आओगे। और मैंने ये चीज़ कायदा आप लोगों को प्रूफ करा रखी है, तो याद भी होनी चाहिए आप लोगों को कि जैसे बाहर की साइड में विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर डॉट R कैप, Q अपॉन R स्क्वायर डॉट R कैप। और अंदर वाली साइड में विभव क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट QR बटे R क्यूब होता है, QR बटे R क्यूब डॉट R कैप। ये सूत्र होता है अचालक गोले के लिए। किसके लिए? अचालक गोले के लिए बाहर विद्युत क्षेत्र इतना होता है और अंदर विद्युत क्षेत्र इतना होता है। समझ में आ रही कि ये चीज़ आपके? ठीक है, ये स्मॉल आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सूत्र हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। अब मैं ये की वैल्यू यहाँ पर रखने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं वैल्यू रखूँगा तो क्या बनेगा, V
अंदर विभव निकालना है। चलो जी, माइनस का चिन्ह, पहली सीमा अनंत से लेकर कैपिटल आर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर, ये पहली वैल्यू, प्लस दूसरी वैल्यू रख दूँ माइनस का चिन्ह कैपिटल आर से स्मॉल आर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, अंदर रखना है ना विद्युत क्षेत्र, अंदर वाला ये रखना है, तो क्यू आर बटे आर क्यूब डॉट आर कैप डॉट डी आर, ये लो, ये चीज़ है। ठीक है, अब आर कैप डॉट डी आर को क्या लिखते हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, डी आर लिखेंगे, आर कैप डॉट डी आर को क्या लिखेंगे, आर कैप डॉट डी आर को क्या लिखेंगे, डी आर लिखेंगे, तो क्या बना देखो, वी अंदर। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, पहला इंटीग्रेशन, ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करें ना, फिर लास्ट में जो रिजल्ट है वो लिखते हैं ना, माइनस क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया, और यहाँ समाकलन बच गया कैपिटल आर से स्मॉल आर, सॉरी अनंत से कैपिटल आर, अनंत से कैपिटल आर, और 1/r स्क्वायर, 1 क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में होगा ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, डी आर, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, प्लस बस ये ध्यान रखना है, जल्दबाजी में जैसे कई बार मैं भी गलत लिख देता हूँ, तो आपको कैलकुलेशन के मामले में थोड़ी सी ध्यान रखनी है चीज़ें। माइनस यहाँ देखो क्यू बार ले लिया, 4 एप्सिलॉन नॉट बार ले लिया, और आर क्यूब को भी बाहर निकालो, आर क्यूब, क्योंकि ये त्रिज्या मैंने फिक्स की है, तो यहाँ समाकलन बच्चा है कैपिटल आर से स्मॉल आर, ये तो लिमिट हो गई, आर डी आर बच्चा है। देखो ये चीज़ें चेक करो अगर समझ में आई हो तो आपके। ठीक है, ये तो बाकी सारी चीज़ मैंने कांस्टेंट होने की वजह से बाहर निकाल लिया यहाँ पर, और अंदर ये आर बचा है, खाली क्या बचा है, ये आर, और आर कैप डी आर को क्या लिख सकते हैं अपने, डी आर लिख सकते हैं, ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं बार बार। अब आप समाकलन करो और लिमिट यहाँ पर रख सकते हो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, वी अंदर, ठीक है, माइनस क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आती है, समाकलन करेंगे तो -1/r आएगा, और लिमिट है अनंत से लेकर कैपिटल आर, प्लस इसमें माइनस क्यू 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और इसका समाकलन आता है आर स्क्वायर बट्टे 2 कैपिटल आर से स्मॉल आर। ये चीज़ें समाकलन तो आपको आते ही होंगे। ठीक है, कक्षा 11 में ये चीज़ें पढ़ते हैं, हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी ये चीज़ें पढ़ते हैं। अपने फिजिक्स के अंदर भी कक्षा 11 में एक चैप्टर है जिसके अंदर अवकलन समाकलन से संबंधित बेसिक फॉर्मूले हैं, जिनको हम आराम से सीख सकते हैं और पढ़े होंगे आपने। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप ज़रूर पूछना, ज़रूर बताएंगे। ठीक है, साधारण सूत्र है, जैसे आर के रिस्पेक्ट में करना है समाकलन, तो समाकलन का मेन फॉर्मूला होता है x की पावर n dx, पढ़ते हैं ना अपने, x की पावर n + 1 बटे n + 1, तो n यहाँ पर घात कितनी आर की, 1 है, तो 1 + 1 2/1 + 1 2। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आप आराम से क्लियर कर सकते हो। चलो लिमिट लगाएं अपने इसको, v अंदर विभव, पहले तो माइनस बाहर निकालो, माइनस बाहर निकालते ही ये बन गया प्लस का मामला, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब लिमिट रख दो 1 बटे कैपिटल आर 1 बटे अनंत, ये माइनस है, इस माइनस को यहाँ लगा सकते हैं अपने, चलो मैं इसको माइनस को बाहर गुणा कर दिया, माइनस, ठीक है, और ये बच गया क्यू 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, या मैं माइनस साथ में लेता हूँ, पहले इसको हल कर लेता हूँ। ठीक है, आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, पहले मैं इस पूरी समीकरण को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर माइनस का साथ में गुणा कर देंगे। v अंदर क्या आया, ये आया क्यू 4 एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, 1/r है, ये ध्यान रखना, 1/∞ 0 हो गया, प्लस, ठीक है, अब एक बार इसको सॉल्व कर लेता हूँ, क्या बना, क्यू आर स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट 2r क्यूब। देखो एक चीज़, इसलिए मैंने माइनस को एक बार, क्योंकि मैं पहले इस पूरे पद को हल कर लेता हूँ। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना आप लोग, वो क्या है,
कि ये जो मैंने 2 का गुणा किया तो यहाँ 8 एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा, लिखने को लिख सकते हो, लेकिन क्या करना है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको 2 को अलग रख दिया आर के साथ में, और ये बन गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 आर क्यूब, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेशन और इसकी लिमिट, ठीक है। अब आपको इसमें इसको सोल्व कर लेना है। सोल्व करने के लिए आप क्या करो, कुछ कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल दो बाहर। अब देखो कॉमन क्या निकल रहा है वो मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। समझ आ रही बात मेरी, जो भी चीज़ कॉमन आ रही है मैं उसको बाहर निकाल देता हूँ। या फिर आप एक काम कर सकते हो, पहले इसको एक कंडीशन में और सोल्व कर सकते हो, या कॉमन निकाल लो। जैसे एक स्टेप बचा लें अपने, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन निकाल दिया, सब में निकाल दिया, ठीक है, सब में निकाल दिया। फिर देखो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब के अंदर है कि नहीं, बात आ रही समझ में। अब एक चीज़ और देखो, इसमें क्या है आर, इसमें क्या है आर क्यूब, इसमें क्या है आर क्यूब। तो इसमें से कॉमन क्या निकालने अपने, एक ऐसा पद कॉमन निकालो जैसे आर कॉमन निकाल लूँ मैं, ठीक है। आर कॉमन निकाल लिया, आर कॉमन निकालते हैं यहाँ क्या बचा 1, ठीक है। ये हो गया माइनस आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर। समझ में आ रही बात मेरी, आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ देखो 1/2, देखो 1/2 कैसे आया, इसको क्लियर करो। नहीं समझ में आता है तो आप इसको पूरा सोल्व कर सकते हो, मैथ की कैलकुलेशन आसानी से क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 कैसे आया वो मैं बता देना चाहूँगा, एक बार थोड़ा ध्यान देना आप लोग इसमें कि आर स्क्वायर और आर ये जब आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ आर बचेगा, नीचे आर बचेगा, और वो आर मैंने कॉमन निकाल दिया बाहर, तो यहाँ सिर्फ बचा है 1/2। समझ गए बात मेरी, 1/2 बचे यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, इसको सॉल्व करके लिखोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, वी अंदर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मैंने बाहर ले लिया, और इसका मैं लघुत्तम ले लेता हूँ इस साइड का, इस साइड का लघुत्तम आ गया 2 आर स्क्वायर, दिख रहा होगा 2 आर स्क्वायर लघुत्तम निकाल दिया यहाँ से, 2 आर स्क्वायर लघुत्तम ले लिया तो ये बचेगा 2 आर स्क्वायर, ठीक है, 2 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। ये चीज़ तो आती होंगी आपको, ठीक है, रफ कॉपी में कैलकुलेट करके देख सकते हो, आराम से आ जाएगी, नॉर्मल बीजगणित है, कक्षा 10 में पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन हम। 2 आर स्क्वायर लघुत्तम ले लिया तो 2 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर लघुत्तम लेते हैं ना अपने, ठीक है। अगर बायो के बच्चे हैं, बायो के बच्चे अगर जुड़े हुए हैं तो उनसे मैं कहूँगा कि ये चीज़ें आप कैलकुलेट करके देखो, कक्षा 10 की नॉर्मल कैलकुलेशन है जो हम कर सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आता है तो ज़रूर पूछना, ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। अब इसको हल करो, क्या बना, वी अंदर देखो इसको सॉल्व करना, 3 आर स्क्वायर बन चुका है ये, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ हो गया 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बट्टे 2 आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको ऐसा लिख दें, क्या लिखें बोलो, इसको ऐसा लिख देते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बट्टे 2 आर क्यूब, ठीक है। कुछ कट नहीं रहा है, यहाँ ध्यान रखना, ये विभव आ गया, थोड़ा फॉर्मूला तो बड़ा ही आएगा। और निर्भरता बाकी सारे कांस्टेंट है, निर्भरता स्मॉल आर पर है, लेकिन मैं फिलहाल डिसाइड नहीं करूँगा कि स्मॉल आर पर कैसे है, ठीक है नहीं, क्योंकि इसमें ये संबंध है, आर की वैल्यू रखेंगे तो इसमें से कुछ घटेगा मान, तो इसलिए मैं निर्भरता यहाँ निर्धारित नहीं कर रहा। बाकी हम ग्राफ के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं एक चीज़ आपको स्पेशल और करा देना चाहता हूँ। ये आ गया अचालक गोले के अंदर विद्युत विभव का मान, ठीक है। ये फॉर्मूला अपना फाइनल फॉर्मूला आ चुका है। अगर गोले के बाहर विभव निकालना है, सेम फॉर्मूला है जो पहले पढ़ा है, स्टेप निकालना है, सेम फॉर्मूला जो पहले पढ़ा है, अंदर निकालना है तो लिमिट डिवाइडेशन करनी है। और फिर यहाँ पर इसमें अंतर क्यों हुआ, क्योंकि पहले वाले टॉपिक में लास्ट क्लास में जब गोलीय कोश हमारे सामने था तो अंदर विद्युत क्षेत्र 0 था, इसकी वजह से वो एकदम सिंपल बन गए थे कैलकुलेशन। लेकिन यहाँ विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, इसलिए इस समाकलन का ये जो टर्म्स है ये और एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा, और ये इसकी वजह से ये कैलकुलेशन होती जाएगी और अपना लास्ट रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी मैं एक स्पेशल कंडीशन बताता हूँ इसी फॉर्मूले के बेस पर। देखो
मैं आपसे ये कह दूं कि यदि r बराबर 0 है, अब ये ध्यान देना, ये तो कन्फर्म है कि हम अंदर घूम रहे हैं, अचालक गोले के अंदर घूम रहे हैं क्योंकि हमारा पॉइंट अंदर के लिए था, और मैं अंदर आता आता r का मान 0 कर दूं। देखो ये था हमारा डायग्राम, यही तो थी r डिस्टेंस। अगर ये r 0 कर दूं तो मैं गोले के केंद्र पर आ गया, अचालक गोले के केंद्र पर आ गया। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ r 0 करूँगा तो ये आएगा v केंद्र। क्या आएगा? v केंद्र आएगा, वो भी कौन से गोले के लिए? अचालक गोले के लिए। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। r 0 करते ही मैं कहाँ पहुँच गया? गोले के केंद्र पर पहुँच गया। उस कंडीशन में रिजल्ट ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3r² माइनस 0 कर दिया इसकी जगह अपॉन 2r³। ठीक है, तो केंद्र पर विभव, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, ध्यान देना आप लोग। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3/2r आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मूले को मॉडिफाई कर देता हूँ और रिजल्ट ये बचा 3/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। देखो ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, कोई दिक्कत थोड़ी है ऐसा लिख देंगे तो। और ऐसा लिखते ही देखो ये जो फॉर्मूला बचा है ना, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देना। अभी अभी हमने पढ़ा है, क्या ये फॉर्मूला सतह पर सूत्र है क्या? सतह पर विभव का ये सूत्र होता है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा। क्या सतह पर यही होता है कि विभव है ना, q अपॉन कैपिटल R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सतह पर यही है ना। तो देखो ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में भी ये चीज़ आती है। तो क्या रिजल्ट निकला कि मैं एक लाइन बता रहा हूँ कि अचालक गोले के केंद्र पर विभव। ठीक है, एक रिजल्ट निकला, अर्थात बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अचालक गोले के केंद्र पर विभव का मान, या केंद्र पर विभव सतह के विभव से 1.5 गुना अधिक होता है। क्योंकि देखो ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि सतह पर जो भी वैल्यू है उसको 1.5 से गुणा करना पड़ेगा। 1.5 से गुणा करना मतलब इससे लगभग ये मान के चलो 1.5 गुना ज़्यादा। ठीक है, नहीं 1.5 का मतलब लगभग 1.5 ही आता है ये, तो 1.5 गुना अधिक ये रिजल्ट आएगा केंद्र पर। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा विद्युत विभव कहाँ है अचालक गोले के, तो केंद्र पर सबसे ज़्यादा है, जो सतह का 1.5 गुना है। ठीक है, अब मैं इसकी ग्राफ बनाता हूँ। ये एक अलग केस आ गया, इंपॉर्टेंट केस है ये। अचालक गोले की तीनों कंडीशन हमने पढ़ ली है, अब मैं ग्राफ बनाता हूँ इसका। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर तीनों फॉर्मूले लिख दूँ। ठीक है, पहले तो बाहर की साइड में विद्युत क्षेत्र निकाला, विभव निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्मॉल r, ये तो निकाला था, जो कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती था। और सतह पर निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R। और अंदर निकाला, अंदर विभव कितना निकाला? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3r² माइनस स्मॉल r² बटे 2r³। ठीक है, ये अंदर विभव निकाला हमने अचालक गोले के लिए, और एक ये रिजल्ट निकाल दिया, केंद्र पर विभव 1.5 गुना v सतह का। जब भी ग्राफ बनाओ तो पहले सारे रिजल्ट लिखो। ठीक है, अब मैं ग्राफ क्रिएट करता हूँ। देखो जी, एक तरफ मैं दूरी ले लूँ r, एक तरफ मैं विभव ले लेता हूँ v, और वही बाउंड्री बना दूँ। ये केंद्र हो गया O, r बराबर कैपिटल R, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। ये सतह का हिस्सा, ये अंदर का हिस्सा, और ये बाहर का हिस्सा। ठीक है, और अब इसका ग्राफ बनाएं। तो देखो केंद्र पर, अब आप पहले तो सतह की वैल्यू निर्धारित कर दो। मैंने कह दिया ये सतह पर मान है कि q/r है, ये सतह का मान बता रहा हूँ मैं। सपोज करो ये सतह का मान है कि q/r, दिख गया? ये है केंद्र अपना, दिख रहा है आपको?
केंद्र पर विभव सतह से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1.5 गुना। तो केंद्र पर विभव आपको पता है, ये तो सतह पर है, इसका मतलब केंद्र पर विभव इससे ज़्यादा है। तो यहाँ लिख देता हूँ 1.5 इंटू वी सतह लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान देने की कोशिश करना, 1.5 गुना वी सतह, 1.5 इंटू वी सतह का 1.5 गुना। अब देखो, जब आप केंद्र पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल पर हो अचालक गोले के, जब आप केंद्र से निकलकर बाहर आओगे तो सबसे पहले कहाँ आओगे? केंद्र से निकलकर सतह पर आओगे। सतह पर आए, आपको क्या रिजल्ट मिला? KQ/R। अंदर विद्युत क्षेत्र विभव ये होता है, अंदर विभव का सूत्र ये होता है। आप अगर आपको ग्राफ बनाने आते हैं, गणित के अंदर ये भी प्रश्नावली चलती है ग्राफ के लिए, अगर आपके ग्राफ बनाने आते हैं तो आप यहाँ स्मॉल r की वैल्यू रखो। स्मॉल r का छोटे से छोटा मान रखा मैंने 0, तो 0 रखते ही आप केंद्र पर आ गए, केंद्र पर विभव आपको सबसे ज़्यादा मिला। और बाकी जब आप लोग r का मान रखते जाओगे तो देखो, इसमें जैसे जैसे r का मान बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, और ये वैल्यू कम होती जाएगी, जब R का मान कैपिटल R के बराबर आ जाए। यहाँ कैपिटल R रखो, कैपिटल R रखते ही आपका ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब जब मैं केंद्र से सतह पर आया तो विभव घटता गया, ऐसे समझ गए बात मेरी। और फिर सतह से जब हम बाहर गया तो व्युत्क्रमानुपाती रूप से, उसमें तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सतह से बाहर गया तो आउटसाइड में जो पोटेंशियल है वो R के क्या था? एकदम व्युत्क्रमानुपाती था। तो इस प्रकार का ये ग्राफ आएगा। तो ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। चलो ग्राफ को देखकर बता दो अधिकतम मान कहाँ पर है। अधिकतम मान कहाँ नजर आ रहा है आपको? एक ही चीज है, देखने की जरूरत नहीं है, अचालक गोले के केंद्र पर, V केंद्र पर। ठीक है, केंद्र पर अधिकतम मान होता है। ठीक है, न्यूनतम मान बताओ कहाँ पर है? अब न्यूनतम मान देखो, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। कहाँ जाकर 0 होगा? न्यूनतम मान अनंत पर जाके 0 होगा। आई बात समझ में? तो इस प्रकार ये जो अचालक गोले के कारण विद्युत विभव है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये इसकी कैलकुलेशन है, सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा जटिल नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ये बात मैं कहता हूँ आपसे, थोड़े से एक बार हार्ड लग सकते हैं, लेकिन थोड़ा पढ़ो इनको, इन पर प्रैक्टिस करो, तब ये पॉइंट क्लियर होंगे। आसानी से आप इन पर काम कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और साधारण समाकलन है, इतने जटिल भी नहीं है। तो कैलकुलेशन थोड़ी बहुत तो देखो करनी पड़ेगी। आगे इससे भी अच्छे अच्छे चैप्टर आने वाले हैं, तो उनमें तो कैलकुलेशन जो है वो अच्छी होने वाली है। तो आपको इन चैप्टर पर अच्छा अभ्यास करना पड़ेगा, इससे पहले आप आराम से ये पॉइंट क्लियर कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। और जैसा आप जानते हो कि मैं निश्चित पॉइंट ही एक वीडियो के अंदर अपलोड करता हूँ, ताकि आप जो भी काम करवाया जाता है वो काम अच्छी तरीके से उसको रिवाइज कर सकें और अच्छे से अच्छा काम करो, ताकि आपको इन वीडियो से जो फ़ायदा हो रहा है वो आपको अच्छे नंबर दिलाने में सहायक हो। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चे तक ये चीज़ पहुँचे, प्रत्येक बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे, प्रत्येक बच्चे को इस चीज़ का फ़ायदा हो। हमारी यही कोशिश है और आपसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इसे आप अपना चैनल समझकर, ठीक है, क्योंकि निश्चित टाइम पर आप लोगों को एक प्रकार से जैसे क्लास आती है उस प्रकार निश्चित टाइम पर आपके सामने वीडियो आ रहे हैं और आपके पास पढ़ने का भी एक उचित समय है। ठीक है, तो आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सफल बनाएं। ये हमारा नहीं, ये आपका चैनल है और आपके सहयोग से ही हमारी जो मनोबल है वो ज़्यादा बढ़ता है। हम काम करने के लिए ज़्यादा उत्साहित होते हैं और अच्छे से अच्छा काम करें, अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करें, उसके लिए आपका सहयोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो देखें, पूरा देखें। नए बच्चे कंप्लीट पहला और दूसरा दोनों चैप्टर कंप्लीट करके आएँ पीछे से। ठीक है, प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा। और फिर उसके बाद में इस तीसरे चैप्टर में आना। ठीक है, डायरेक्ट तीसरे चैप्टर में हाथ नहीं डालना है, आपको नहीं समझ में आएगा। और नए जो भी बच्चे जुड़े हैं
आगे से आगे आप भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि जो भी आपके संपर्क में बच्चे हैं उन सबको ये चीज़ पहुँचे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।